नमस्कार मैं लेखा हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं मैनेजमेंट में से यूनिट 2 फंड फ्लो स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। इसमें से मैंने पार्ट 1 में इसका पूरा डिटेल बताया था। इसका पूरा डिटेल हमने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप अगर नहीं देखोगे तो उसको देख लेना, क्योंकि इसमें पूरे फंड फ्लो स्टेटमेंट कोर्स का ऋण पत्र का पूरे डिटेल बता दिया गया है। आप उसको देखेंगे तो आज का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो नहीं देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा पूरे अंत तक। ठीक है, तो सीधे सवाल में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल नंबर 23 बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 23 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 23 में बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पुराना बुक है, आपके नए बुक में हो सकता है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मिलान कर लेना। वैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है जी, स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 को एक लिमिटेड कंपनी के आर्थिक चिट्ठे निम्न प्रकार थे। मतलब ये आपका एग्जांपल नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित रविशंकर शुक्ल के लिए, दुर्ग के लिए, बस्तर के लिए, सरगुजा राजनांदगांव सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर बार आ चुका है, हर यूनिवर्सिटी में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप इसको बुक में ढूंढेंगे तो शायद ये बुक में आपको 1-0 बढ़ा हुआ मिलेगा। जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता तो पता चला, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 1-0 कम आ रहा है। ठीक है, आप अपने बुक से भी देख सकते हो, आप क्वेश्चन आप इसमें से भी देख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा लग सकता है, तो पूरे अंत तक बनिएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। 31 मार्च, आप भी क्वेश्चन देखिएगा। 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 को एक लिमिटेड कंपनी की आर्थिक स्थिति विवरण चिट्ठा निम्न प्रकार है जो नीचे दिया है। समता एवं दायित्व, ये देखिए पार्टिकुलर्स, उसके बाद 31/3/2014, 31/3/2015। अब 31/3/2014 दिया है, वो पिछले साल का है, मतलब वो क्या कहलाएंगे, गत वर्ष। और उसके बाद 31/3/2015, मतलब ये क्या कहलाएंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए चालू वर्ष। पिछले साल वाले को गत वर्ष बोला जाता है, अभी वर्तमान का चालू साल। ठीक है जी, तो आपका 2014 गत वर्ष कहलाएंगे, 2015 क्या कहलाएंगे, चालू वर्ष। ठीक है, अब इधर आते हैं समता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसके अंतर्गत है अंशधारक कोष शेयर होल्डर फंड। इसके अंतर्गत आपका शेयर कैपिटल, अंश पूंजी आपका कितने का, 45,000। पिछले साल 2014 में था, गत वर्ष में, और अभी 2015 में कितना है, 65,000। संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत है, रिजर्व सरप्लस के अंतर्गत है आपका सामान्य संचय, जनरल रिजर्व है आपका गत वर्ष 2014 में 5,000 का, 2015 में आपका 75,000। उसके बाद लाभ हानि विवरण है, गत वर्ष 2014 में कितना, 10,000 का, चालू वर्ष 2015 में कितने का है, 5,000 का। ठीक है, उसके बाद गैर चालू दायित्व मतलब आपका ऋण पत्र, डिबेंचर्स है आपका। गत वर्ष 2014 में कितना आपका, 10,000 का। उसके बाद चालू वर्ष 2015 में कितना आपका, 20,000 का। ठीक है, उसके बाद चालू दायित्व है, चालू दायित्व के अंतर्गत आपका आ जाएगा व्यापारिक देय 2014 में है 8,700 और चालू वर्ष 2015 में है 11,000। टोटल अमाउंट हो जाएगा 78,700, 1,18,500। ठीक, आगे देखते हैं संपत्ति। तो संपत्ति में आएंगे तो गैर चालू संपत्ति नॉन करेंट एसेट में आ जाएंगे। नॉन करेंट एसेट के अंतर्गत आपका फिक्स एसेट है स्थायी संपत्ति। तो इस स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आपका कितने का स्थायी संपत्ति, गत वर्ष 2014 में 6,700 और उसके बाद चालू वर्ष 2015 में है 83,000। और उसके बाद चालू संपत्ति करंट एसेट आ रहा है, चालू संपत्ति करंट एसेट आ रहा है, तो करंट एसेट को पहले लिखेंगे। जैसे इसमें कितना है, देखिए 2014 में कितना है, सॉरी ये अलग लिख दिया है यार, इसमें स्कंद है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा मिलान कर लेंगे। स्कंद आपका कितने का है, गत वर्ष में ये आएगा आपका 11,000 है, और 2015 में कितने का, 13,000। उसका व्यापारिक प्राप्य कितने का, 18,000 का है 14 में, और 2015 में कितना है, 19,500। उसके बाद रोकड़ा है आपका 2,000 गत वर्ष में, और चालू वर्ष में कितना है, 2,500 रुपए। अब उसके बाद गैर अपलिखित प्रारंभिक व्यय, पिछले वीडियो में बताया था प्रारंभिक व्यय में हमेशा अपलेखन होता है, कमी होता है। अब देखते हैं इसमें क्या है, कमी हुआ कि नहीं हुआ। पिछले साल 2014 में 1,000 था। देखिए मैं समझा रहा हूँ कमी और वृद्धि कैसे होता है। प्रारंभिक व्यय का ही देखते हैं। पिछले साल 2014 में कितना था, 1,000, और अभी 2015 में कितना है जी, 500। पिछले साल 1,000 था, देखिए समझिए, पिछले साल 1,000 था, अभी कितना है, 500। पिछले साल 1,000 रुपए था, अभी कितना है, 500। वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, भैया इसमें कमी हुआ है।
पिछले साल 1000 कमाता था, इस साल 500 ही कमा रहा है, 500 का कम हो गया, कमी हो गया ना, मतलब ये प्रारंभिक व्यय में अपलेखन हुआ है, कमी हुआ है। तो कमी को क्या करते हैं, संचालन कोष में प्लस करते हैं, ठीक है, उसको प्लस करने के बाद में, ठीक है। आगे क्या बोला है जी, कार्यशील पूंजी परिवर्तन की सूची तथा कोषों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण तैयार कीजिए बोला है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, अब सीधे हल करते हैं इसको। तो हमारा इसमें सवाल पहले दो प्रकार का सवाल बनता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कार्यशील पूंजी परिवर्तन के विवरण पत्र बनेगा, ऐसा मैंने बताया था। और आपको ये भी बताया था कि ये सवाल जो है आपको बहुत बच्चे टाइप का लगेगा, ऐसा मैंने बोला था, और उसको सीधे इसी में बता दूंगा, ऐसा बोला था, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चे टाइप का है या नहीं, आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो हिस्से में बांटेंगे, ये हो जाएगा हमारा दो हिस्सा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण पत्र, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद इसको ऐसा खींचेंगे, उसके बाद ये इसको ऐसा खींचेंगे, थोड़ा सा ये अलग हो गया, तो 1 मिनट, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये हो जाएगा आपका ऐसा और ये फिर ऐसा, आप भी ऐसे खींचेंगे, ठीक है। कितने कॉलम, एक विवरण का, उसके बाद 4 कॉलम, एक गत वर्ष का, एक चालू वर्ष का, एक वृद्धि के लिए, एक कमी के लिए, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका गत वर्ष, कौन सा वर्ष है, 2014, और ये हो जाएगा आपका चालू वर्ष, ये कौन सा है आपका 2015। 2014 आपका गत वर्ष कहलाएंगे, 2015 आपका क्या कहलाएंगे, चालू वर्ष। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, कार्यशील पूंजी में वृद्धि इधर आ जाएगा और कमी इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, गत वर्ष लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चालू वर्ष, उसके बाद एक कार्यशील पूंजी में वृद्धि और एक कॉलम हो जाएंगे कमी के लिए, ठीक। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे विवरण। आप भी जैसे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के विवरण पत्र बनाओगे तो फॉर्मेट सेम ऐसे बनाना, सेम टू सेम, ठीक है जी। सबसे पहले एक लिखेंगे विवरण, गत वर्ष, चालू वर्ष, कार्यशील पूंजी में वृद्धि के लिए एक कॉलम, कमी के लिए एक कॉलम, टोटल मिला करके 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर ए डालेंगे, ए में क्या आएगा आपका चालू संपत्ति, ए में क्या आएगा आपका चालू संपत्ति, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा चालू संपत्ति। अब करना कुछ नहीं है, जितना भी आपका चालू संपत्ति है उसको यहाँ पे कॉपी करना है। क्या करना है भैया, कॉपी करना। तो चलो करते हैं कॉपी करते हैं। चालू संपत्ति में आ जाओ, चालू संपत्ति में आ जाओ, चालू संपत्ति में आओ, स्कंद। सबसे पहले क्या है आपका स्कंद को कॉपी करना है। 2014 में कितने का है स्कंद, देखो स्कंद 2014 में कितने का है 11,000 का, और ये चालू वर्ष में कितने का है 13 है कि 18 है, 13,000 है ना, और 13,000 है, यह आएगा आपका 13,000 का, ठीक। स्कंद के बाद देखो और क्या है, व्यापारिक प्राप्य, ये भी आपका क्या है चालू संपत्ति है। व्यापारिक प्राप्य चालू संपत्ति कितने का है, यह आपका 18,000 का, गत वर्ष में 18,000 का, और ये चालू वर्ष में कितने हैं 19,500, 19,500। उसके बाद आगे क्या है आपका रोकड़, क्या है आपका रोकड़ कितने का है, यह है आपका 2,000 का गत वर्ष में, और इसमें चालू में कितना 2,500 का। अब उसके बाद गैर अभिलिखित प्रारंभिक व्यय आपका चालू संपत्ति नहीं है भैया, ये आपका कृत्रिम संपत्ति है, और कृत्रिम संपत्ति प्रारंभिक व्यय में हमेशा कमी ही होगा, और कमी होगा तो इसको यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में बताया था संचालन कोष, उसी में क्या कर देंगे कमी को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसका हो गया। अब चालू संपत्ति को हमने उतार लिए, ठीक। अब इसको एक बार टोटल कर लेते हैं, कर लो टोटल, ठीक। तो टोटल करते हैं, कर लो भैया टोटल क्या हिसाब किताब है इसका, देख लो। ये 11,000 प्लस करो 18,000 प्लस करो कितना है 2,000, यह आएगा आपका 31,000, ठीक। और उसके बाद ये कर लो इसका, ये 13,000 प्लस करो 19,500 प्लस करो 2,500, यह आएगा आपका 35,000, ठीक। आ गया, इसको बोल दो कुल ए, ठीक, खत्म। अब जैसे हमने चालू संपत्ति को उतारा, वैसे क्या करेंगे चालू दायित्व को भी उतारेंगे, ठीक है। तो चलो उतार लेते हैं चालू दायित्व, ये हो जाएगा आपका बी, चालू दायित्व। उतार लो चालू दायित्व को, कॉपी करो,
तो चलो कॉपी करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन में, चालू दायित्व में आ जाओ। चालू दायित्व में देखो, चालू दायित्व में केवल आपका एक ही पॉइंट है और वो है आपका व्यापारिक देय, ट्रेड पेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका व्यापारिक देय। कितने का है भैया? गत वर्ष में पहले कितने का है? 8,700 का है, और इसमें कितने का है? 11,000 रुपए का। हो गया। और है क्या इसमें चालू दायित्व? नहीं है, तो उसको क्या कर देना है? छोड़ देना। अब इसको भी क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो टोटल करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? कुल। ये बी है तो क्या कहेंगे? कुल बी। ठीक है, ये कुल आ जाएगा बी। अब इसको टोटल करेंगे तो 8700 और ये 11,000। कितने का ही टोटल करना? उधर का टोटल, ए का टोटल अलग रहेगा, बी का टोटल अलग रहेगा। ठीक है, तो ये इतने में कुल बी बस का बनेगा। ठीक, अब हमने जितना चालू संपत्ति, चालू दायित्व थे सारे को कॉपी कर दिए। आपको भी सेम नहीं कॉपी करना है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमको क्या देखना है? कमी और वृद्धि को देखना है। वो कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका सबसे पहले स्टॉक है, क्या है यहाँ पर? स्टॉक। स्टॉक पिछले साल कितना था? गत वर्ष में कितने का था? 11,000 रुपए का है। देखिए कितने का है? 11,000 रुपए का। ठीक है जी। ये देखिए सबसे पहले आपका गत वर्ष, यहाँ पे स्कंद है, इसमें क्या करना है? वृद्धि और कमी हमको निकालना है। ये जितना भी आपका संपत्ति देखो उसमें क्या करना है? वृद्धि और कमी हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपका स्कंद है, स्टॉक है। स्कंद पिछले साल कितने का था? 11,000 का। अभी कितने का है? 13,000। पिछले साल 11 था, अभी 13 है, 2 बढ़ा है। पिछले साल 11 था, पिछले साल कितना था? 11, अभी 13 है, तो 2 बढ़ा है, मतलब 2 का क्या हुआ है? वृद्धि। 2 का क्या हुआ है? वृद्धि। तो कितने का वृद्धि हुआ है? 2,000 का। तो 2,000 वृद्धि वाले कॉलम में आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? देश। अब उसके बाद इसमें देखो व्यापारिक प्राप्त। व्यापारिक प्राप्त पिछले साल कितना था? 18,000 था। पिछले साल कितना था? 18,000। अभी कितना है? 19,500। ये देखिए पिछले साल गत वर्ष में कितना था? 18,000। अभी चालू वर्ष में कितना है? 19,500। बढ़ा है कि घटा है? वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है? इसमें भैया वृद्धि हुआ है। पिछले साल 18,000 रुपए पेमेंट था, अभी कितना है? 19,500 पेमेंट हुआ है, मतलब आपका 1,500 का क्या हो गया? बढ़ोतरी। अभी जैसे भूपेश बघेल ने बजट पेश किया तो किसी का बढ़ोतरी किया, किसी का कमी किया, किया कि नहीं किया? तो इसमें भी हमको क्या हुआ? पिछले साल 18,000 था, अभी कितना है? 19,500, मतलब बढ़ोतरी हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ है तो कितने का वृद्धि हुआ है? 1,500 रुपए का वृद्धि हुआ है। तो 1,500 का वृद्धि हुआ तो किस में आ जाएंगे? वृद्धि वाले कॉलम में आ जाएंगे 1,500, और ये क्या हो जाएगा? देश। ठीक है, वैसे इसमें देखेंगे, रोकड़ में देखेंगे। रोकड़ हमारे पास पिछले साल कितना था? 2,000। पिछले साल कितना था? 2,000। अभी कितना है? 2,500। पिछले साल हमारे जेब में कड़कड़ाते 2,000 का नोट था, लेकिन इस साल कितना है? 2,500। मतलब गत वर्ष के बाद ये चालू वर्ष में 500 बढ़ोतरी हो गया। पिछले साल कितना था? 2,000 था, अभी कितना है हमारे पास? चालू वर्ष में 2,500, मतलब 500 रुपए और बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताओ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना, तो बढ़ा मतलब वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि वाले में आ जाएंगे कितने का? 500 का, और ये क्या हो जाएगा? देश। ठीक, समझ में आया? ये तो हो गया हमारा किसका? कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, अपना चालू संपत्ति का। ठीक है जी। अब चालू संपत्ति का तो कर लिए, अब वैसे किसका करेंगे? चालू दायित्व का करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे? चालू दायित्व का करेंगे। तो चालू दायित्व में आपके पास क्या है? चालू दायित्व में आपके पास क्या है जी? व्यापारिक देय है। तो व्यापारिक देय पिछले साल कितना था? 8,700 था। पिछले साल कितना था? 8,700, और अभी कितना है? अभी कितना है? 11,000 रुपए। इसमें क्या हुआ है? पिछले साल 8,700 था, और अभी कितना है? 11,000। कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है? वृद्धि हुआ है। कितने का हुआ है? इसमें आएगा आपका 87 और 11, ये आएगा आपका 2,300। करके देखते हैं। 11,000 और ये कितना है? 87। अरे यार मैं क्या लिख डाला? 8700, ये आएगा 2,300। ठीक है, पिछले साल कितना था भैया? ये आएगा, पिछले साल आपका था 8,700 था, अभी कितना है? 11,000 है। पिछले साल 87 था, अभी 11, मतलब वृद्धि हुआ, बढ़ोतरी हुआ। तो बढ़ोतरी हुआ तो किस में आएंगे? बढ़ोतरी में आएंगे। लेकिन ये आपका क्या है? चालू दायित्व है, तो दायित्व का नियम जस्ट उल्टा लगेगा। वृद्धि का कमी में जाएगा, कमी का वृद्धि में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं समझा रहा हूं।
पहले क्या करते थे, वृद्धि को वृद्धि में डाला करते थे, कमी को कमी में डालते, राइट। लेकिन इसमें क्या करना है, पहले कितना था 8700 था, अभी कितना है 11000 है। कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ, बढ़ोतरी हुआ है, कितने का हुआ है 2300 का। तो वृद्धि वाले कॉलम में ऐसी आनी चाहिए, लेकिन ये हमारा चालू दायित्व का है तो इसमें जस्ट उल्टा करेंगे, दायित्व में जस्ट उल्टा आता है, वृद्धि का जस्ट उल्टा कमी में आ जाएगा ऐसा 2300, और अगर यही कमी हो जाता तो कमी का जस्ट उल्टा वृद्धि में आ जाता 2300। समझ में आया? एक बार और बता दूं, देखिए पहले कितने का था 8700 का था, अभी कितना है 11000। कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है, कितने का 2300 का। तो 2300 वृद्धि हुआ है तो उसको कायदे से नियम के आधार पर वृद्धि वाले कॉलम में डालनी चाहिए, सीधे सीधे, सही बात है ना? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम उल्टा लगता है, इसमें वृद्धि आएगा ना चालू दायित्व वाले में तो उसको कमी में डालेंगे, और अगर कमी आ रही तो उसको वृद्धि में डालेंगे। समझ में आया? ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या है 8700 पहले था, अभी 11000 है, मतलब 2300 का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि वाले कॉलम में ना डाल करके इसको किस में डालेंगे, कमी वाले में डालेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे और इसको क्या कर देंगे, डेस कर देंगे। ठीक है जी, अब ये हो गया डेस। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, किसको, कमी और वृद्धि वाले। अब इतने में अब इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो देखेंगे किधर का योग ज्यादा है, किधर का योग ज्यादा है, कमी का ज्यादा है कि वृद्धि का ज्यादा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इसको योग करेंगे तो हम पहले देखेंगे किधर का योग ज्यादा है। ज्यादा है मतलब कमी का योग ज्यादा है कि वृद्धि का योग ज्यादा है। कमी का योग ज्यादा रहेगा तो कमी लिखेंगे, वृद्धि का योग ज्यादा रहेगा तो वृद्धि लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमको शेष निकालने के लिए लिखना होगा कार्यशील पूंजी में, ऐसा डाल करके छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कार्यशील पूंजी में वृद्धि ज्यादा हो रहा है कि कमी का योग ज्यादा हो रहा है। कमी का योग देखो कितना हो रहा है 2300, और वृद्धि का योग देखो 1 2 15 35 और 4। किधर का योग ज्यादा हो रहा है, वृद्धि का योग ज्यादा, इधर है केवल 2300 और इधर है तुम्हारा 4000, मतलब किधर का योग ज्यादा हो रहा है भैया, वृद्धि का योग ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर बोलेंगे कार्यशील पूंजी में वृद्धि, कार्यशील पूंजी में वृद्धि, ऐसे लिखेंगे। इसको योग के बगैर आपको पहले चेक करना होगा, पहले क्या करना होगा, चेक करना किधर का योग ज्यादा है। कमी में आपका केवल 2300 का है और वृद्धि में आपका टोटल 4000। देखिए 2000 और 15 35 और ये 4, तो वृद्धि में टोटल कितना है आपका 4000। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्यशील पूंजी में वृद्धि, जो भी वृद्धि आएगा उसको निकालेंगे। इधर का योग ज्यादा आया था, वृद्धि का योग ज्यादा आया था, वृद्धि का योग ज्यादा आया था, कितना आया था आपका 4000, तो इधर 4000 आएगा तो इधर भी आ जाएगा आपका 4000। अब इसी 4000 में 2300 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1700। अब यहाँ पे ये हो जाएगा डेस, कहने का मतलब है कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुआ है कितने का, 1700 का। ठीक है, अब इधर उसको बैलेंस कर दिए, इतना ही करना है। ठीक है जी, एक बार और समझा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करोगे, इतना हो जाने के बाद टोटल करोगे। तो टोटल करने से पहले आपको देखना होगा वृद्धि वाला पक्ष का योग ज्यादा है कि कमी वाला पक्ष का योग ज्यादा है। ठीक है, तो हमने वृद्धि वाले पक्ष में देखिए तीनों मिलाकर के 4000 और इधर देखिए तो 2300। तो किधर का योग ज्यादा है, वृद्धि वाला का योग ज्यादा है कि कमी वाला का योग ज्यादा है, वृद्धि वाला का ज्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुआ है। ठीक, क्या हुआ है, कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुआ है। ठीक है जी, इतना लिखेंगे। अब उसके बाद ये वृद्धि 4000 आया था तो 4000 को टोटल में डालेंगे तो इधर 4000 आएगा तो इधर भी 4000 आएगा। इस 4000 में 2300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1700। 4000 में 2300 घटाएंगे तो 1700। कहने का मतलब ये है कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुआ है कितने का, 1700 का। ठीक, अब ये बन जाने के बाद, ये पहला बन जाने के बाद दूसरा क्या बनाएंगे, कोष प्रवाह विवरण पत्र। ठीक है, इसी को आप कोष बहाव विवरण पत्र भी बोल सकते हो। ठीक है जी, कोष बहाव विवरण पत्र भी बोल सकते हो। ठीक, चलो बनाते हैं। ये बनेगा हमारा कोष प्रवाह विवरण पत्र बनेगा। ये हो जाएगा आपका फंड का साधन, ये हो जाएगा आपका राशि, ये हो जाएगा आपका फंड का प्रयोग। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राशि, ये हो जाएगा आपका विकलन और ये हो जाएगा आपका समाकलन। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, डिविडेंड क्रेडिट को। ठीक है, तो ये बन जाने के बाद क्या बनाएंगे, कोष बहाव विवरण पत्र बनाएंगे। ठीक है, तो कोष बहाव विवरण पत्र बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, विकलन। ये देखिए विकलन फंड का साधन बोलेंगे इसको, राशि फंड का प्रयोग और ये राशि।
ठीक है जी। अब सबसे पहले इतना करने के बाद हमको यहाँ पे जो वृद्धि और कमी हुआ है उसको, इस राशि को हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना होगा। क्या करना होगा, कॉपी। तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि है, तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगा तो मैं पहले ही बता, कार्यशील कमी सॉरी कार्यशील पूंजी में कमी होगा तो किधर लिखना है, विकलन, और वृद्धि होगा तो किधर लिखना है, समाकलन। मैं पहले ही बता चुका हूं, कार्यशील पूंजी में अगर कमी होगा तो उसको विकलन में, ये देखिए ना जी, ये कार्यशील पूंजी में अगर कमी होगा तो उसको विकलन में डालेंगे, और अगर कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगा तो उसको किधर डालेंगे, समाकलन में डालेंगे। तो समाकलन में आ जाएगा, क्या आएगा, कार्यशील पूंजी में वृद्धि, ये आ जाएगा आपका कार्यशील पूंजी में वृद्धि। मेरे पास स्पेस का, मैं इसलिए मैं नीचे में लिख रहा हूँ, कितने का, 1700 रुपए का। ठीक है जी, कार्यशील पूंजी में वृद्धि कितने का, 1700। इतना हो गया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा उसको इसमें सबसे पहले लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तो देखेंगे कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुआ है, कमी होता है तो विकलन में लिखते हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कमी होता है तो विकलन में लिखते हैं, और अगर वृद्धि होता है तो उसको समाकलन में। तो मैंने उठाया कार्यशील पूंजी में वृद्धि और ये लिख दिया समाकलन में 1700। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको आना होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एकदम शुरुआत से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन शुरुआत से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन शुरुआत से पढ़ते, सबसे पहले दिया आपका समता एवं दायित्व में आपका सबसे पहले औजारी कोष के अंतर्गत आपका अंश पूंजी है। अंश पूंजी है तो अंश पूंजी 2014 में कितने का, 45,000, और अभी कितना है, 65,000। पहले कितना था, 45,000 है, और अभी कितना है, 65,000 रुपए है। मतलब इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि। स्थायी, हमारा पूंजी क्या है, स्थायी है। सबसे पहले तो पहचानो, पूंजी है, पूंजी आपका चालू दायित्व है कि स्थायी दायित्व है, तो आपका स्थायी दायित्व है। पूंजी क्या आपका, स्थायी दायित्व है। अब स्थायी दायित्व में देखना है वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। वृद्धि होगा तो किधर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएगा, और कमी होगा तो किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं, पहले कितना था, 65, और अभी कितना है, सॉरी पहले कितना था, 45, और अभी कितना है, 65। मतलब 20,000 रुपए का क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एक बार और बता रहा हूँ। इसमें आपका पूंजी है, पिछले साल 45 था, अभी कितना है, 65 है। पूंजी क्या है आपका, स्थायी दायित्व है। स्थायी दायित्व में वृद्धि होता है तो विकलन में आता है, और कमी होता है तो समाकलन में जाता है। ठीक है जी, तो इसमें देखो पिछले साल कितना था, 45, अभी कितना है, 65। बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। पिछले साल 45 था, अभी 65 है, मतलब 20,000 वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ तो इधर डाल देंगे, ये लिखो स्थायी दायित्व में वृद्धि। ठीक है, स्थायी दायित्व में वृद्धि, और ये लिख दो पूंजी। ठीक है, स्थायी दायित्व में वृद्धि लिख दो पूंजी। कितने का वृद्धि हुआ है, 20,000 रुपए का, ऐसे लिख देना। पूंजी में कितने का वृद्धि हुआ है, 20,000 का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा आपका सामान्य संचय। सामान्य संचय है, सामान्य संचय आपका संचालन कोष में जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, साथ साथ नोट भी बनाना होगा, नोट। ठीक है, नोट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे संचालन कोष, संचालन कोष बनाएंगे। ठीक है, संचालन कोष में सबसे पहले क्या होता है, ये हो जाता है आपका विवरण, और ये हो जाता है आपका राशि। संचालन कोष जब भी बनाओगे तो नोट डाल देना, संचालन कोष लिखना, विवरण, राशि। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, चालू वर्ष का लाभ आता है, चालू वर्ष का लाभ। मैं फर्स्ट पॉइंट में बताया था, चालू वर्ष का लाभ आता है। देखो बुक में कितना दिया चालू वर्ष का लाभ, क्वेश्चन में देखो चालू वर्ष का लाभ हमारे पास है 15,000। 2015 आपका चालू वर्ष का लाभ है। चालू वर्ष का लाभ कितने का है, 15,000 का। अब इसे माइनस करो गत वर्ष का लाभ। गत वर्ष मतलब गत वर्ष का लाभ, गत वर्ष का लाभ, गत वर्ष मतलब 2014। देखो गत वर्ष का लाभ कितने का है, गत वर्ष का लाभ है आपका 10,000। ठीक है, अब ये देखिए 15,000 में 10,000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5,000। ये क्या कहलाएगा आपका शेष लाभ। ठीक है जी, संचालन कोष जब बनाते हैं तो संचालन कोष की शुरुआत लाभ हानि से किया जाता है। ये हो जाएगा संचालन कोष विवरण राशि। सबसे पहले क्या करेंगे, चालू वर्ष का लाभ लिखेंगे। तो चालू वर्ष का लाभ हमारे पास कितना था, 15,000। अब इसी 15,000 में हमको माइनस करना होगा गत वर्ष का लाभ। तो गत वर्ष का लाभ हमारे पास कितना है, 10। तो 15 में 10 घटाएंगे तो हमारे पास शेष लाभ कितना बचेगा, 5,000। अब उसके बाद इसमें बहुत सारा प्लस माइनस होता है, मैं पहले वीडियो में बताया। आहरण प्लस होता है, ह्रास प्लस होता है, सामान्य संचय में वृद्धि प्लस होता है, सामान्य संचय में कमी माइनस होता है, ऐसा बहुत सारा बताया। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हम लोग किसमें थे, सामान्य संचय में थे। ठीक है, तो सामान्य संचय पिछले साल कितना था, 5,000 था, और अभी कितना है, 7,500।
पिछले साल 5000 था 2014 में, और अभी 2015 में कितना है 7500, मतलब 2500 का वृद्धि हुआ है। तो सामान्य संचय में वृद्धि होगा तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सामान्य संचय में वृद्धि क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। कितने का वृद्धि हुआ, पिछले साल कितना था 5000 था, अभी कितना है 7500, अभी कितना है 7500, मतलब इसमें 2500 का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है जी। अब सामान्य संचय हो गया, उसके बाद आगे क्या आपका लाभ हानि खाता है, लाभ हानि ऋण पत्र। तो लाभ हानि ऋण पत्र का लेखा हमने कर लिया, देखिए लाभ हानि ऋण पत्र का लेखा हमने कर लिया। चालू वर्ष का लाभ 15000, गत वर्ष का लाभ 10000 हमने लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऋण पत्र। ये ऋण पत्र देखिए, ऋण पत्र आपका स्थायी दायित्व है। ऋण पत्र चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व के अंतर्गत आपका ऋण पत्र आएगा। ऋण पत्र पहले कितना था 10000, अभी कितना है 20000। ऋण पत्र आपका क्या है, प्रकार का स्थायी दायित्व है जी, सॉरी चालू दायित्व नहीं है भैया, स्थायी दायित्व है। ऋण पत्र क्या है आपका, स्थायी दायित्व, इसमें गैर में दिया है, मतलब आपका दीर्घकालीन ऋण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण पत्र दिया है, तो ऋण पत्र आपका क्या है, स्थायी दायित्व है। ऋण पत्र क्या आपका स्थायी दायित्व है। पिछले साल कितना था 10000, अभी कितना है 20000। अब स्थायी दायित्व ऋण पत्र है, पिछले साल 10 था, अभी क्या है 20 है, मतलब इसमें क्या हुआ है, वृद्धि। और मैं नियम में बताया हूं स्थायी दायित्व, ये देखिए स्थायी दायित्व में वृद्धि होगा तो इधर आएंगे विकल्प, जैसे पूंजी आया ना वैसे आपका क्या हो जाएगा, ऋण पत्र भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें वृद्धि हुआ है। पिछले साल 10000 था, अभी 20000 है, बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, मतलब वृद्धि हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थायी दायित्व में वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ है ऋण पत्र में जी, 10000 रुपए का। कितने का हुआ है, 10000 रुपए का। पिछले साल 10000 था, अभी 20000, तो अंतर वृद्धि कितने का, 10000 का। पिछले साल 10000 था, अभी कितना है 20000, तो 10000 बढ़ा है, तो 10000 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है, मतलब 10000 का वृद्धि हुआ है। तो स्थायी दायित्व में वृद्धि ऋण पत्र में वृद्धि हुआ है, कितने का, 10000 का। स्थायी दायित्व में जब भी वृद्धि होगा आंख बंद करके विकलन में डाल देंगे। ठीक है, तो विकलन में आ जाएगा ऋण पत्र 10000 का वृद्धि। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ऋण पत्र के बाद क्या आएगा आपका, व्यापारिक देय। व्यापारिक देय चालू दायित्व का तो लेखा होगा, देखिए चालू दायित्व का लेखा होगा, इसका लेखा दोबारा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्थायी संपत्ति। ये देखिए संपत्ति में आएंगे तो गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत आपका स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति आया। तो स्थायी संपत्ति का मैंने पार्ट 1 में एक नोट बताया था, जो अब भी बता देता हूं मैं। स्थायी संपत्ति में अगर वृद्धि होगा तो उसको क्या मानेंगे, क्रय मानेंगे। स्थायी संपत्ति में वृद्धि हो जाएगा तो क्या मानेंगे, क्रय, और अगर कमी हो जाएगा तो क्या मानेंगे, ह्रास मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। पिछले साल स्थायी संपत्ति पिछले साल 46700 था, और अभी कितना है 83000, मतलब इसमें वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि। और वृद्धि को क्या माना जाता है, क्रय, और क्रय आपका किधर आता है, समाकलन में आता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अगर आप पहले वीडियो नहीं देखेंगे तो पहले वीडियो जरूर देखिएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है जी, स्थायी संपत्ति पिछले साल 46000 था, अभी 83000 है। इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। स्थायी संपत्ति में वृद्धि को क्रय माना जाता है, और क्रय में जो भी वृद्धि होता है उसको किधर लिखते हैं, समाकलन में। तो चलो देखते हैं कितने का वृद्धि हुआ है। इसमें देखते हैं पहले कितना था 46700। ठीक है, पहले था ये 46700, और अभी कितना है, अभी है ये 83000। ठीक है, माइनस कर दो 83000, मतलब इसमें 36300 का क्या हुआ है, वृद्धि। वहां पर लिखो स्थायी संपत्ति में वृद्धि, या ब्रैकेट में डाल दो क्रय। स्थायी संपत्ति में वृद्धि को क्या बोला जाता है, क्रय बोला जाता है। कितने का वृद्धि हुआ है जी, ये वृद्धि हुआ है 36300 का। कितने का हुआ है वृद्धि, 36300 का। ठीक है, स्थायी संपत्ति में वृद्धि को क्रय माना जाता है, और वो किधर आ जाता है, समाकलन में। कितने का वृद्धि हुआ है, 36300 का। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन में आते हैं। स्थायी संपत्ति के बाद आगे क्वेश्चन में आ जाओ। इसके बाद आपका चालू संपत्ति। चालू संपत्ति का सभी का लेखा हो गया है। ठीक है, ये देखिए स्कंद का लेखा हो गया है, व्यापारिक प्राप्य का लेखा हो गया, रोकड़ का लेखा हो गया। एक बार लेखा हो जाने के बाद दोबारा लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, अंदर का। अब उसके बाद गैर अवलिखित प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय का लेखा हुआ है क्या, कहीं पर नहीं हुआ। प्रारंभिक व्यय का लेखा कहीं पर भी नहीं हुआ है, और मैं पहले ही स्टार्टिंग में बताया था प्रारंभिक व्यय में हमेशा कमी होगा, अपलेखन होगा। प्रारंभिक व्यय में कमी अपलेखन होगा तो उसको क्या किया जाएगा, संचालन कोष में प्लस किया
जाएगा प्रारंभिक व्यय का अपलेखन, ऐसा लिखेंगे उसको और इसमें क्या करेंगे उसको प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, देखो कितने का अपलेखन हुआ, कितने का कमी। प्रारंभिक व्यय का अपलेखन हमेशा इसी में प्लस होगा, ठीक है। प्रारंभिक व्यय पिछले साल कितना था, 1000 था, अभी कितना है 500। पिछले साल 1000 था, अभी 500, मतलब 500 का क्या हो गया है कमी, तो इसमें क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको क्या करेंगे आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में कुछ और बचा है क्या, ठीक। अब क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो सबसे पहले इसको टोटल करने से पहले, ये कोस्ट प्राइमर को टोटल करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको टोटल करना होगा। इसको टोटल करते हैं, चलो कर लो टोटल। ये हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 5 और 3 कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। कितना हो जाएगा 8000, ठीक है जी। तो 8000 हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे संचालन कोष, संचालन कोष कहेंगे। संचालन कोष हमारा कितना आ गया 8000 रुपए आ गया। ये देखिए 5 और 2 7 7 और 1 75 75 और 5 80, मतलब 8000 रुपए आपका क्या हो गया संचालन कोष आ गया। मैं पहले ही बताया संचालन कोष जब भी टोटल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे संचालन कोष 8000 रुपए का, ठीक है। हमारा संचालन कोष आ गया। अब ये जो आपका संचालन कोष आया है उसको पकड़ करके क्या करना है, जितना भी आया उसको क्या करना है विकलन में डालना है, ठीक है। किधर डालना है विकलन में, तो आ जाएगा आपका संचालन कोष। संचालन कोष को किसमें लिखना है, कोष प्रावधान पत्र में लिखना है। कितने का टोटल 8000 का। मैं पहले ही बता चुका हूं संचालन को जो भी आएगा उसको पकड़ो और पकड़ करके विकलन में डाल दो, आ जाएगा आपका कितने का 8000 रुपए का, ठीक है। ये इसके 8000 रुपए पकड़ो और एक इधर आ जाएगा आपका विकलन में आ जाएगा संचालन कोष 8000, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद इसको क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो कर लो टोटल। बाकी सबका तो लिखा हो गया, कर लो टोटल। दोनों तरफ का योग आ गया तो समझ जाना सवाल सही है, और अगर नहीं आया तो समझ जाना कि सवाल में कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है जी। तो ये आ गया 20 30 30 और 38, इधर तो 38000 आ जाएगी। इधर का योग देखते हैं, ये 37 और ये भी आएगा 38, ये आ गए 38। दोनों तरफ का योग बराबर बराबर आ गया, मतलब हमारा सवाल सही है, ठीक है जी। ये आ गया आपका 1700, एक बार टोटल कर लेते हैं। 1700 में 36300, ये आ गया 38। दोनों तरफ का योग बराबर बराबर आ गया, मतलब क्या हो गया आपका सवाल 100% सही है। इसमें पता चल जाता है जैसे आपका दोनों तरफ का योग बराबर आ गया तो आप समझ जाना कि आपका सवाल सही बना है, ठीक है। आपको पूरा 15 में 15 मिलेगा, और अगर नहीं आएगा तो समझ जाना कि आपका सवाल खत्म है, ठीक है जी। तो ये ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले क्या करोगे, ये बनाओगे, ये बनाने के बाद आप ये बनाओगे, तो इसको बनाने के साथ साथ आपको इसको भी बनाना पड़ेगा, ठीक। अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आप इसको टोटल, मतलब इसको टोटल करने से पहले आप इसको टोटल करोगे, और इसको टोटल करोगे ना तो टोटल करने के जस्ट बाद आप क्या करोगे, इसको समाकलन विकलन पक्ष में लाओगे। विकलन पक्ष में लाने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है, खत्म, टोटल करना आ जाएगा। दोनों तरफ का योग आया तो समझ जाना आपका सवाल सही है, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, एक बार दो बार देख लेना। ये क्वेश्चन इस साल लग सकता है, ये बिल्कुल लग सकता है, पीवीआरएसयू में लग सकता है, दुर्ग में लग सकता है, बस्तर में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप तरीके से 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जो आपको बताया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लिया जाए, ऐसा करके पढ़ ले, ठीक है जी। उनको भी सेंड करना, उनको भी शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।